नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2020 में रैंक 1 हासिल करने वाले तोषित त्रिवेदी जी। वेलकम तोषित टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू सो मच दिव्यांशी। तोषित, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी। यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन बहुत ही बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। सिलेक्शन बहुत ही बड़ी बात होती है, बट गेटिंग रैंक 1 इज बियॉन्ड इनक्रेडिबल। आपको किस तरीके से फीलिंग हो रही है? हाउ डू यू फील राइट नाउ आफ्टर गेटिंग रैंक 1? थैंक यू सो मच दिव्यांशी फॉर इनवाइटिंग मी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के और आपसे बात करके यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में। शायद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा वो आने वाले एस्पिरेंट्स को हेल्प करें। इस एग्जामिनेशन में अपना सिलेक्शन होने के लिए मैं काफ़ी टाइम से मतलब अपना टाइम दे रहा था, ट्राई कर रहा था बेस्ट, और कॉन्फिडेंट था कि मैं इस एग्जामिनेशन को ज़रूर क्लियर करूँगा। बट मैं ऑलरेडी अभी वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ। लास्ट 2.5 ईयर ऑलमोस्ट मैं वेदांता रिसोर्सेज में वर्क कर रहा हूँ एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन कमर्शियल एंड माइनिंग बैकग्राउंड। सो अलोंग विद दैट ऑनगोइंग जॉब, मैं कॉन्फिडेंट था अपने प्रिपरेशंस को लेकर के, बिकॉज मैं अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम से इस प्रिपरेशन में लगा हुआ था। सो मैं ट्राई यही कर रहा था कि समहाउ मैं इस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो जाऊं। बट जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और पता चला मुझे कि मेरा रैंक 1 है, सो दैट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन और इमेजिनेशन दैट आई कुड हैव सिक्योर रैंक 1। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छा लगा सुन करके कि मैं इस एग्जामिनेशन में रैंक 1 लेकर के आया हूँ। तोषित, आप कॉन्फिडेंस की एक ऐसी मिसाल है। जैसे आपने कहा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से ही आपको इस एग्जामिनेशन की तरफ लगन थी। अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल है, वेदांता रिसोर्सेज में एज असिस्टेंट मैनेजर पोस्टेड है, और साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन की तैयारी में इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया विद रैंक 1। तो किस तरीके से ये सामंजस्य बनाया? किस तरह, बहुत बहुत जरूरी है ये सभी के लिए जानना, एक वर्किंग प्रोफेशनल किस तरीके से तैयारी करते हैं और ना ही सिर्फ सिलेक्शन पाते हैं बल्कि रैंक 1 भी ला सकते हैं। सी जब हम एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं तो सबसे बड़ा हम लोग को जो इश्यू होता है वो होता है टाइम को लेकर के। हम लोगों का टाइम मैनेजमेंट जो सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट होता है। बिकॉज अगर किसी भी एग्जामिनेशन को हम लोग ट्राई कर रहे हैं, सो उसमें सबसे बड़ा इशू होता है कि हम अपना डेली रूटीन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उसमें कुछ डेविएशन होने से बचे। बट एट द सेम मोमेंट ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि एज अ वर्किंग प्रोफेशन हम लोग एग्जाम में अपियर होने से कई बार हिचकिचाते हैं। बट एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि एक वर्किंग प्रोफेशन को तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिकॉज वो एक ऑलरेडी जॉब कर रहा है, वो ऑलरेडी एक अपना एक एक्सपीरियंस को गेन कर रहा है, सॉर्ट ऑफ स्किल्स को हर दिन अपने डेवलप कर रहा है। बिकॉज एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जब आप काम कर, तब हर दिन आपके लिए एक नया चैलेंजिंग डे होता है, जिस दिन आपको एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा दैट यू हैव टू फॉलो एंड एग्जीक्यूट, और वो भी आपका बेस्ट एग्जीक्यूशन देखा जाता है। सो मैंने उसको एज ए कॉन्फिडेंस लिया, मैंने उसको अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में लिया, किस तरीके से मैं सबसे बेस्ट वे में उस कॉन्फिडेंस को यूज कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ये एज ए पॉजिटिव फैक्टर काम किया। इवन दो what at the end what I have realized that I have secured highest marks in the interview. So even getting the highest marks in the interview is because of the I am having the working experience, एंड जो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे बिल्डअप हुआ है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शायद प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाऊँ। वेरी ब्यूटिफुली डिफाइंड कि किस तरीके से आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो आपके लिए एक फेवर की तरह काम करेगा। इसलिए आपको बस तैयारी करनी है, और टाइम मैनेजमेंट तो अगर आपको डिटर्मिनेशन है किसी गोल के लिए तो वो तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो शिट, मैं एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी की तरफ भी आऊंगी। लेकिन अगर मैं आपको आपके प्रिपरेशन डेज में लेकर जाऊं तो किस तरीके से एक दिनचर्या आप अपनी बनाते थे? इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन मैंने ऑलमोस्ट लास्ट 3 ईयर से मैं इस एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व था। जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, तब से मैंने इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने का एक टारगेट लिया था कि इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। सो लास्ट ईयर जब 2019 था, एट दैट मोमेंट आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर मेरा एग्जाम में अपीयर होने के लिए। रीजन बिहाइंड वाज द मिनिमम एज क्राइटेरिया। सो मैंने ट्राई किया कि चलो ठीक है, 2019 में अपीयर नहीं हो सकता हूँ तो 2020 के एग्जाम में मैं अपीयर हो जाऊंगा।
सो 20 तो लास्ट जो ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन का मेरा फाइनल ईयर था, उसमें मैं जितना भी अपना कोर्स सिलेबस था उसको प्रॉपरली कैप्चर कर रहा था कि क्या क्या इसमें से बेस्ट रीडिंग्स हो सकता है उस एग्जामिनेशन के लिए, उसका क्या सिलेबस है। सो मैंने अपना मैक्सिमम प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी अपने फाइनल ईयर में ऑलरेडी करके रखा हुआ था, बट ऑल्दो मैं उस एग्जामिनेशन में अपियर नहीं हो पाया था एलिजिबिलिटी की रीजन की वजह से। सो मैंने डिसाइड किया कि जब मुझे चांस मिला है वेदांता रिसोर्सेज में एक एक्सपीरियंस लेने का, सो मैं इसको मिस तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा एक वर्किंग एक्सपीरियंस होता है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इस ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ और अपना डेली का वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ से लूंगा, ऑलमोस्ट हर दिन कुछ नई चीज़ों को सीखूंगा। एट द सेम टाइम जो मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है उसको और रिवाइज करके उस पर अच्छे से वर्क करूंगा। सो उस चीज़ को मैंने ऑलमोस्ट 2 इयर्स तक मैंने कंटिन्यू रखा कि हमेशा जब जॉब से आता था तब उस चीज़ को मैं ट्राई करता था कि जो भी मैंने अपना, बिकॉज हम लोग जो भी पढ़ना होता है वो ऑलमोस्ट अपने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होते हैं। बात रहती है जनरल स्टडीज को लेकर के, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के प्रिपरेशन को लेकर के होती है। तो ये सब तो हम लोग को जब तक डेली इन सब चीज़ों को हम लोग नहीं देखेंगे 1 और 1 एंड 2 आवर्स, तब तक इन सब चीज़ों को ग्रेस्प कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो मैंने कॉन्स्टेंटली टच बनाकर रखा जनरल साइंस से कि मैं इस चीज़ से दूर ना रहूं। बात रहती है जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी तो ऑलरेडी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। सो उस चीज़ को मुझे अच्छे से और प्रिपेयर करना रहता है। एक कंसिस्टेंसी और एक परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ में। तो मैंने ट्राई किया कि अपना टाइम मैं प्रॉपरली मैनेज करूँ। ऑल्दो जॉब के बाद में अगर मुझे 2-3 आवर्स या 4 आवर्स जितना भी मैं मैक्सिमम आउटपुट इसमें से दे सकूँ, मैं ट्राई करता था कि वो चीज़ को मैं दे। तो समहाउ ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी रहा, इवन ये एग्जामिनेशन 1.5 ईयर तक चला। सो काफ़ी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ता है जो कि डिफिकल्ट था, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। तोशिद, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली कि जब आप फाइनल ईयर में थे तो आपने पूरा सॉर्ट आउट कर लिया था कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है। उसको अगर आप हमारे साथ थोड़ा डिटेल में चर्चा कर सकें कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए इस प्रिपरेशन की तरफ, वो कैसे होना चाहिए, और ये जो टॉपिक्स आपने सेग्रीगेट किए थे, इंपॉर्टेंट एंड नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो हमारे साथ थोड़ा आप शेयर कर सके। एक्चुअली मैं एक इसमें एग्जामिनेशन जैसे प्रीलिम्स होता है और मेंस एग्जामिनेशन होता है, तो उसके हिसाब से मैं इसमें अप्रोच बताना चाहूँगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक तो जनरल स्टडीज का पेपर होता है और एक होता है हमारा कोर जो भी सब्जेक्ट होता है उससे जुड़ा हुआ पेपर। सो जनरल स्टडीज का पेपर के लिए एक सिंपल स्ट्रेटेजी यही होती है कि आप जब भी एग्जामिनेशन, जब आपने माइंडसेट क्रिएट किया है कि आपको इस एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना है, सो स्टार्ट रीडिंग ऑल मैगजीन्स जो करंट इवेंट्स को लेकर के अपडेटेड होती है, तो उस मैगजीन से हमको कॉन्स्टेंटली टच में रहना चाहिए। सेकेंड चीज, हम लोग अपना जो भी मैक्सिमम आर्टिकल्स ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हैं उस रीडिंग को हमको इंक्रीज कर देना चाहिए। एटलीस्ट हर दिन हम 1 से 2 इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स को पढ़ें, यही टारगेट लेके चलेंगे तो भी हम ओवर द ईयर बहुत सारे ब्लॉग्स को रीड करके अपना कॉन्सेप्ट्स को अच्छा कर लेंगे। सो ये तो जनरल साइंस की बात रही, और इसमें तो जो स्ट्रेटेजी है वो तो ऑलरेडी आई मीन काफी जगह अवेलेबल भी हो जाती है और लोग सीख भी सकते हैं ऑलरेडी ऑन यूट्यूब जनरल साइंस को लेकर के क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। बात रहती है अपना कोर सब्जेक्ट को हैंडल करने की जो मेंस में आता है। सो मेंस में बेसिकली जो पेपर्स होते हैं उसमें लास्ट मैंने ईयर्स का ट्रेंड देखा, लास्ट 10-15 ईयर्स का ट्रेंड देखा। क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और जो क्वेश्चंस किस टाइप के उन लोगों का फोकस था यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने पे, बेसिकली वो किस टाइप की थिंकिंग को इनवाइट करते हैं यूपीएससी में पेपर्स में, आई मीन सिलेक्शन के लिए। सो उस थिंकिंग को डेवलप करना और उसके अकॉर्डिंगली उन क्वेश्चंस के आंसर करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज हर क्वेश्चंस काफी लेंदी होता है। मेंस के पेपर में कंप्लीट आंसर राइटिंग होता है। सो उसमें हमको बिल्कुल पॉइंट वाइज अप्रोच होना चाहिए पेपर में। अननेसेसरी का ज्यादा थ्योरी लिखने से हम लोगों में टाइम मैनेजमेंट का पेपर में काफी बार इश्यू हो जाता है। सो मैंने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जो बेस था मेरा लास्ट ईयर के पेपर ट्रेंड्स के ऊपर कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इस पे यूपीएससी चाह रहा था कि हम लोग अपना कॉन्सेप्ट्स को काफी बारीकी से समझ करके आए। सेकेंड चीज, जो यूपीएससी किस टाइप के पॉइंट हमेशा लेकर के आ रहा था और डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस को कितना वो फोकस कर रहा था, ये चीज को भी हमें समझना चाहिए। फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, ये सब तो एकदम कोर हो जाता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का। सो मैंने वर्क किया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ जहाँ पे
मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो मैंने अपना वही स्ट्रेटेजी को फाइनलाइज किया कि हाँ, अब ये सब चीज़ें हैं के बेसिस पे मैं अपना कौन-कौन सा टॉपिक को मैं शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ, इन्हीं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के अकॉर्डिंग। सो मैंने वो उस पे अपना वर्क करना स्टार्ट किया। ये वर्क ऑल ऐसा नहीं था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में ही खत्म कर लिया था। ये ऑब्वियसली जब भी तैयारी करेंगे तब हमारा प्रिपरेशन और फाइन होता जाता है। जितना हम लोग सब्जेक्ट में घुसते हैं उतना हमको और पता चलता है नई चीज़ों के बारे में। तो ये एग्ज़ामिनेशन से 1 दिन पहले लास्ट डे तक ये सब चीज़ें चलती रहती है कि क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ को हटाना है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो समहाउ इसी चीज़ पे मैंने फोकस करते हुए अपना स्ट्रेटेजी को फाइनल। तो शायद आपने अभी आंसर राइटिंग की मेंशन किया था। मेरा जो दूसरा प्रश्न है वो उसी पे होगा। हम हमेशा बात करते हैं आंसर राइटिंग पे खास तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो लेकिन जिस तरीके से आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते हैं उसी पे आप इवैल्यूएट होते हैं। तो शायद आपने रैंक 1 हासिल की है। क्या रैंक 1 किस तरीके से तैयारी किया था अपने आंसर राइटिंग के लिए, और क्या कुछ अलग स्ट्रैटेजी होती है, कुछ अलग आंसर की पॉइंट्स आप लिखे थे? मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन के टाइम पे इतना ही मैंने फोकस रखा बिकॉज़ मैं एज़ ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। सो एक जॉब के साथ में मैं मैक्सिमम थ्योरी में नहीं जा सकता था। मेरे लिए भी कुछ लिमिटेशंस थे रीडिंग को लेकर बिकॉज़ मेरे पास टाइम काफ़ी कम अवेलेबल था। तो उस कम टाइम के अंदर मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे बस पॉइंट्स ही लर्न करना है। हर टॉपिक का एक जिस्ट होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसी को समझना है। और अगर भले क्वेश्चन 10 नंबर का पूछेगा या 20 मार्क्स का पूछेगा, मुझे 5 पॉइंट्स में अगर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो मुझे वही लिख कर के आना है। सो अगर वो 5 पॉइंट्स हम लोग फिर तभी लिख सकते हैं जब हमको उस कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी होगा। सो मैंने ट्राई किया कि मैं हर चीज़ को समझ लूँ, जो कि जॉब के साथ में पॉसिबल है। जॉब के साथ में एक चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज़ को पढ़ लो और एकदम से उसको लेंदी उसके ऊपर पूरा रिसर्च वर्क कर लो। ये मेरे साथ में पॉसिबल नहीं था। सो मेरा फोकस यही था कि हर पॉइंट्स को मैं उसका जिस्ट को समझ लूँ। जो कॉन्सेप्ट है उसको एटलीस्ट जब भी नोट डाउन करूँ तो 2-3 पॉइंट्स में मैं उस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लूँ एंड देन उसके साथ में अगर कोई डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन आता है, कोई फ्लो चार्ट आता है, तो उसको मैं ज़रूर उसमें कैप्चर करूँ। रादर देन राइटिंग 4-5 उसमें लाइन और ऐड करने के बजाय। तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प कर जाती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर। तो मैंने यही ट्राई किया था कि जितना भी होगा मैं अपना पॉइंट्स कैप्चर करूँगा, जितने भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड। तो शायद आपने बताया कि जो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। तो क्या टिप्स सजेशन हो सकती है जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? एक सबसे सिंपल सजेशन यही रहेगा कि सबसे सिंपलेस्ट बन करके आपको वहाँ पे अपीयर होना है। ज़्यादा क्रिटिकल हो करके अगर वहाँ पे गए और ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग रख करके अगर इंटरव्यू में बैठेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हम लोग जो ना करना होता है वो चीज़ वहाँ पे कर देते हैं। सो ट्राई टू बी सिंपल इन फ्रंट ऑफ पैनल। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है बिकॉज़ यूपीएससी सिंपल कैंडिडेट्स के लिए लुक कर रहा है और चाहता है कि वो लोगों को ले जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और जो कुछ भी कंडीशंस आती है, कुछ इवन हार्ड कंडीशन आती है, उसमें ब्लफ ना करें, सिंपल वे में आंसर दें। अगर आप डिफाइन कर पाएँ कि हाँ, हम लोग इस क्वेश्चंस का आंसर इस मोमेंट पे नहीं कर पाएँगे। ये सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी होती है कि हमको वहाँ पे पैनल के सामने ट्रू होना चाहिए। कुछ भी अगर नहीं आता है तो उस टॉपिक में हम लोगों को पैनल को सामने से क्लैरिटी दे देना चाहिए। सो एक और चीज़ मैं इस बात में इंक्लूड करना चाहूँगा इंटरव्यू से रिलेटेड कि हमें हमेशा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए और ये बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। सो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी चेक हो चुके होते हैं एग्ज़ामिनेशंस के थ्रू। सो नाउ बात आती है अब आपकी पर्सनैलिटी को देखने की। तो इवन दो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड बट उसका आंसर अगर हम किस तरीके से कर पाते हैं, वो बहुत बड़ा इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है। तो उसमें हमें काफ़ी सोच और समझ से ही इसका आंसर करना चाहिए। तोशित ने बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया कि आप भी सिंपल रहे यूपीएससी बोर्ड के सामने। आप जिस तरीके से हैं आप अपने आप को एग्जैक्टली वैसे ही रिफ्लेक्ट करें, ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं रखनी है। तोशित, किस तरीके से आपको क्या लगता है, अगर मैं आपके पूरे जर्नी से बात करूं तो सबसे अलग फैक्टर जो आपको सबसे अलग बनाया पूरी भीड़ से, इतने सारे लोग अपीयर करते और रैंक 1 आपने हासिल किए, तो सबसे अलग चीज वो आपको क्या बनाती है?
ये सच मैं यही बोलूँगा कि मैं जब भी कोई एक नया अपॉर्चुनिटी मिलता है या फिर जब भी कुछ वर्क प्रोफाइल मिलता है तो हमें उसको डेडिकेटली और एक परसिवरेंस के साथ में हमें उसमें वर्क करना चाहिए और हर चीज़ अल्टीमेटली बेनिफिशियल होती है। लाइकवाइज़ मैं अपना ग्रेजुएशन में था। सो ग्रेजुएशन के टाइम में मैंने अपना पूरा फ़ोकस क्लासेस पे दिया। जो टीचर्स से मेरा काफ़ी अच्छा कनेक्शंस था। जब मैं एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में था, तो उन लोगों से मेरा काफ़ी अच्छा कनेक्शन था बिकॉज़ मैं रेगुलर स्टूडेंट की तरह जाता था और वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस होती थी, उन्हें अच्छे से केयरफुली समझता था, लर्न करता था। सो एक वो बहुत चीज़ों को मैं उस टाइम पे डेडिकेटली करता था। एंड जब मैं बीएचयू में गया तब भी मैं अपना जो भी मुझे वर्क मिला था मैं उसको ट्राई करता था डेडिकेटली करने का। रीज़न बिहाइंड कि जब हम किसी वर्क को डेडिकेटली करते हैं तब हम लोग उससे जो रियल जो लर्निंग होता है वो हम उसको सीख पाते हैं। और ये लर्निंग हमें किस पॉइंट पे जाके काम आएगी ये हमें पता नहीं होता है उस मोमेंट पे। सो जब भी हमें कुछ भी नया लर्निंग का अपॉर्च्युनिटी मिलता है तो उसको हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अभी इसको जाने दें। सो मैंने ट्राई किया था, मैं ग्रेजुएशन में जब मैं अपना पूरा कोर्स वर्क कर लिया था, उस टाइम भी मैं यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर था वहाँ पे, एमएस यूनिवर्सिटी में। एंड इवन आफ्टर बीएचयू में भी मुझे बीएचयू गोल्ड मेडल मिला था। इवन दो मुझे बीएचयू से 4 गोल्ड मेडल्स मिले थे अपने एकेडमिक्स में। सो मैंने ट्राई किया था कि अपना बेस्ट दूँ, जहाँ पे भी जाऊँ। और जब मुझे अपना वर्किंग प्रोफेशन में मुझे आने का एक चांस मिला वेदांता में, तो मैंने इसको भी जाने नहीं दिया क्योंकि कई बार सजेशंस ऐसे मिलते हैं कि जब आप यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हो तो जॉब में मत जाइए, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएँगे आपको टाइम नहीं मिलेगा। बट अल्टीमेटली एक वर्किंग प्रोफेशन में भी जाने के बाद में भले आप यूपीएससी में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, अल्टीमेटली आपको कंट्री को सर्व करना है। अगर आप अभी हार्ड कंडीशन में नहीं डेवलप होंगे तो फिर बाद में जाके आपको वो हार्ड कंडीशन कैसे अपने आप में आप डेवलप कर पाएँगे? एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्शन होना इज़ नॉट अ इम्पोर्टेंट थिंग। आफ्टर सिलेक्शन आप क्या सर्व कर पाते हैं कंट्री को दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो उस कंडीशन को अगर आप अपने आप में डेवलप करना चाहते हैं तो आपको माइंडसेट वैसा करना पड़ेगा कि आप कोई भी अपॉर्च्युनिटी को छोड़ें नहीं। जो भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है उसमें ट्राई करें अपने आप की मेंटालिटी को सेट करने के लिए बिकॉज़ अगर आप कोई भी वर्क प्रोफाइल करेंगे तो उसमें हार्ड कंडीशंस आने ही वाली है। और उस हार्ड कंडीशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं दैट इज़ द क्वेश्चन। सो उस क्वेश्चन का आंसर को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा परसिवरेंस को लाना आई थिंक इज़ इम्पोर्टेंट एंड इन दैट वे आई एम डेवलपिंग माय सेल्फ। वेरी ब्यूटीफुल लाइन स्पोकन, और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर हम इसको अपना वे ऑफ लाइफ बना लें, जो भी चीज हम कर रहे हैं उसको एक परफेक्शन के साथ करें, एंड ये जरूर समझें कि ये हमें कहीं ना कहीं काम आएगी, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, आपकी पूरी लाइफस्टाइल, आपकी पूरी जर्नी में। तो शिव, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? सो ट्रूली मैं ये बोलना चाहूँगा, जब मैं अपना जीएस का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना रहा था, तब मुझे स्टडी आईक्यू चैनल से मुझे काफ़ी हेल्प मिला बिकॉज़ काफ़ी डाइवर्स वीडियोज़ और डाइवर्स कंटेंट इस चैनल पे अपलोडेड है। सो जब भी मुझे जीएस का प्रिपरेशन के लिए मैं स्ट्रेटेजी बनाता था या कुछ भी मुझे प्रिपरेशन करना होता था, तब मैंने यूट्यूब से काफ़ी हेल्प लिया और यहीं पे मेरे को स्टडी आईक्यू चैनल से मैं फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस भी हुआ और अल्टीमेटली ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ हुआ। सो थैंक यू सो मच ये कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए एंड इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिलता है एट द एंड ऑफ रिजल्ट कि हाँ, हमने इतना कुछ लर्न किया है इस चैनल से और आज ये फ्रूटफुल निकल के आया। Toshit, the entire team is very proud of you and we are very happy that हम आपकी सक्सेस जर्नी का हिस्सा हैं. Thank you so much, Toshit, for joining us in this interview session. It was absolute pleasure to have you and we wish you good health. Thank you so much. Thank you so much, Divesh.